गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक स्पेशल क्लास लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। सोशल साइंस क्लास 10th हिंदी माध्यम में। वैसे प्रकरण तो मैंने भारत में राष्ट्रवाद, इतिहास, अनिवार्य ये आपका अध्याय है, ये लिया है। लेकिन हम यूनिट टेस्ट फर्स्ट के लिए आप लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। चलिए हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो हमारा जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन इस अध्याय का वो आपका 1916 ईस्वी से 1930 ईस्वी के बीच रहेगा, ये टाइमलाइन है। लेकिन इससे पहले थोड़ा हमें 1914 से 1918 तक की कुछ घटनाओं पर भी प्रकाश डालना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के विषय में थोड़ी चर्चा की जाएगी। देखो, हम लोग जानते हैं 28 जुलाई 1914 ईस्वी को फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ हुई थी और 1918 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार में दुनिया दो खेमों में विभाजित थी। एक एक्सिस पावर थे और एक आपके एलाइड पावर थे। एलाइड पावर में बहुत सारी कंट्रीज थे। एक्सिस पावर में आपकी तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये देश थे। तो एक्सिस पावर की यहाँ हार हुई थी और एलाइड पावर की जीत हुई थी। तो जर्मनी 1919 में वारसाई की संधि हुई थी। उस संधि के तहत जर्मनी पर कई तरीके के युद्धा आरोप लगे थे और उससे उसको काफ़ी दंडित किया गया था। उसी के साथ साथ जो है वो तुर्की का भी 100 साल के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे। तुर्की में खिलाफत जो थी उसको भी समाप्त किया गया था और अंग्रेजों ने अपना कठपुतली मुस्तफ़ा कमाल पाशा को वहाँ का शासक नियुक्त किया था। इसी चीज़ का विरोध जो था भारत में हुआ था खिलाफत खत्म करने के लिए। यहाँ अली बंधुओं के लीडरशिप में, मोहम्मद अली और शौकत अली की लीडरशिप में खिलाफत आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन या खिलाफत कमेटी आपकी मुंबई में गठित हुई थी। बाद में जाकर के, क्योंकि ये दोनों भाई जो थे गांधी जी के डिसिपल थे, शिष्य थे, तो असहयोग आंदोलन में वो खिलाफत आंदोलन विलीन हो गया था। वो चर्चा करेंगे बाद में इसकी। लेकिन अब हम सीधे आ जाते हैं अपने प्रकरण पर। तो हम लोगों को ये भी मालूम होगा, इतिहास के विद्यार्थी शायद ये जानते हों कि महात्मा गांधी ने अपने सत्य के सबसे पहले प्रयोग अफ्रीका में किए थे। महात्मा गांधी अब वकालत की पढ़ाई, बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके वो भारत जब वापस आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, ये प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत दोबारा वापस आए। 9 जनवरी को एक चीज़ और याद रखने की है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जा सकता है। जब गांधी जी भारत आए वापस, तो ये बॉम्बे में आए। बॉम्बे से होते आते ये लखनऊ आ गए। लखनऊ में रामचंद्र शुक्ल जो बिहार के रहने वाले थे, उनसे गांधी जी की भेंट हो गई। उन्होंने बिहार में
के बारे में गांधी जी को बताया कि ये घटना 1916 ईस्वी की है। अब हम अपने प्रकरण पे आ रहे हैं। 1916 ईस्वी की ये घटना है और इस घटना को इतिहास में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को बताया, लखनऊ में जब उनकी भेंट हुई, कि बिहार में चंपारण जो जगह है वहाँ अंग्रेज इंडिगो पीजेंट्स यानी कि नील की खेती किसानों से ज़बरदस्ती करवाते हैं और खेती करवा करके उनका शोषण करते हैं। तो आप हमारे साथ चंपारण चलिए। गांधी जी ने उनकी बात मान ली और उनसे वादा कर दिया कि हम चंपारण चलेंगे। तो 1916 ईस्वी के अंत में दिसंबर में जाकर के रामचंद्र शुक्ल के साथ गांधी जी ने चंपारण में जो भारतीय किसानों से अंग्रेज नील की खेती जबरन करवाते थे और जितनी भी किसी भी काश्तकार के पास जमीन होती थी उसका 3/20 भाग पर नील की खेती, नील लगाना अनिवार्य था। नील की खेती करना जरूरी कर दिया था अंग्रेजों ने। ये 3/20 भाग पर इस पद्धति को तिनतकिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। किसान इसका विरोध कर रहे थे। गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और चंपारण में गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध सफल सत्याग्रह करते हैं। दिसंबर 1916 ईस्वी में जब ये चंपारण सत्याग्रह होता है तो अंग्रेज गांधी जी की बात मान लेते हैं और इस तरीके से चंपारण में नील की किसानों की खेती करने वालों के लिए गांधी जी का ये सफल आंदोलन हो जाता है। तो पहली घटना की बात आ गई टाइमलाइन की। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये 1917 की घटना है और यहाँ आपका खेड़ा, गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन है। ये खेड़ा आंदोलन है 1917 ईस्वी में। गांधी जी यहाँ पर भी किसानों की समस्या थी। पीजेंट्स ऑफ खेड़ा, इनके पक्ष में गांधी जी, यहाँ ऐसा था सूखा वगैरह पड़ गया था, किसान लागान देने की पोजीशन में नहीं थे, अंग्रेज कर बढ़ाते चले जा रहे थे। यहाँ खेड़ा में गांधी जी ने ये अपना दूसरा आंदोलन किया, पहला चंपारण में, दूसरा खेड़ा में। और चंपारण में किया गया गांधी जी का सत्याग्रह या नील की खेती के किसानों के पक्ष में जो आंदोलन किया गया था वो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने खेड़ा में पीजेंट्स ऑफ खेड़ा, इन फेवर ऑफ पीजेंट्स ऑफ खेड़ा के लिए आंदोलन किया था। ये भी गांधी जी का सफल आंदोलन रहा था। अब अगले नंबर पे आता है, ये नंबर 2 है आपका। नंबर 3 पे आता है आपका अहमदाबाद। 1918 की घटना है। मिल मजदूरों के पक्ष में गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल वर्कर के फेवर में एक आंदोलन किया जिसको अहमदाबाद मिल वर्कर के नाम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये गांधी जी के आंदोलन है। 1930 में हम लोग सभी जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाता है। आगे की और भी इसमें बीच में कई घटनाएं हैं, 1918 तक आते हैं। इसके बाद और भी घटनाएं हैं। तो अब हम सीधे जो है असहयोग आंदोलन पे आ जाते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ जाते हैं। पर आ जाते ही 1920-21 ईस्वी की घटना है। लेकिन इससे पहले 2-3 और घटनाएं हैं, उन पर भी हम प्रकाश डालना चाहते हैं। देखिए, इससे पहले एक तो रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 ईस्वी में, या इससे भी पहले मार्च 1919 ईस्वी में
रॉलक एक्ट, ये अंग्रेजों ने पास किया था। ये काला कानून है, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन भारत में चल रहे थे और ये सब जन आंदोलन थे, तो अंग्रेज भयभीत हो गए और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रॉलक नाम के एक वहाँ सदस्य मौजूद थे, उनके नाम से एक कानून बनाया जिसको इतिहास में रॉलक एक्ट कहा जाता है 1919 का। इसी एक्ट का विरोध, ये एक्ट क्या था? ये एक काला कानून था, गलत कानून था, दमनकारी कानून था, शोषणकारी कानून था। इसके अंतर्गत ये नियम बने हुए थे, किसी भी भारतीय को पकड़कर जेल में डाला जा सकता था, उसकी 6 महीने या 1 साल भी नहीं होती थी, और वो अपना वकील, अपनी दलील भी नहीं दे सकता था, अपील भी नहीं कर सकता था, और बिना बताए वो जेल में रहता था। इस कानून का विरोध किया गया, तो इस कानून के विरोध के ही संबंध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलिया वाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो जाती है। ये घटना 13 अप्रैल 1919 की है, वैशाखी का दिन था। लगभग 1000 लोग एक बाग में, अमृतसर में जलियांवाला बाग है, लगभग 1000 लोग निहत्थे लोग इकट्ठे थे। ठीक है, जलियांवाला बाग में 2 गेट थे, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। वहीं जो था जनरल डायर अमृतसर में मार्शल लॉ लगा देता है, और उस भीड़ को उस मार्शल लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी। अतः वो लोग इकट्ठे थे और शांतिपूर्ण ढंग से आपका रॉलक एक्ट का विरोध कर रहे थे। जनरल डायर वहाँ गोली चलाने का आदेश दे देता है और उसमें लगभग 300 लोग बेकसूर मारे जाते हैं और सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। ये घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की है। ये घटना भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड से के नाम से प्रसिद्ध है। तो सवाल ये उठता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण क्या थे? जलियांवाला बाग में भी क्यों घटती थी? रॉलक एक्ट का विरोध कर रहे थे और उन पर गोली क्यों चलवा दी गई? और एक टर्मोलॉजी, एक शब्द आया है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब फौजी कानून। जब सिविल कानून समाप्त हो जाते हैं और फौज के हाथ में हम पहुंच जाते हैं, तो उस कानून को कहते हैं मार्शल लॉ। ये जलियांवाला हत्याकांड की ट्रेजेडी थी, जिसको जलियांवाला बाग कहते हैं, हत्या कहते हैं। इसके बाद और एक घटनाएं आती हैं, वो घटना है, अब हम सीधे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर आ जाते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 और 1921 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला व्यापक जन आंदोलन है। इसमें महिला, पुरुष और सभी ने भाग लिया था। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो असहयोग आंदोलन जो था, गांधी जी का भारत में चलाया गया पहला पूर्ण जन आंदोलन था। इस आंदोलन में सभी लोगों की भागीदारी थी लगभग। अब इसका प्रारंभ कहाँ से होता है तो हम बता दें, सितंबर 1920 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर कोलकाता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एक कांग्रेस का स्पेशल सेशन या विशेष सत्र सितंबर 1920 ईस्वी में बुलाया गया। यहाँ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने के लिए प्रस्ताव रखा था। ये घटना सितंबर 1920 ईस्वी की है और ये घटना आपकी कोलकाता में ये कांग्रेस का स्पेशल सत्र या विशेष अधिवेशन हुआ था। एक हम और तथ्य की बात बता दें कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बॉम्बे में सर तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुई थी और इसमें सबसे पहले 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी।
WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. हिम। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 1930 AD तक कांग्रेस के जितने भी वार्षिक अधिवेशन हुए हैं वो सब दिसंबर माह में ही हुए हैं, सितंबर या दूसरे महीने में नहीं हुए। लेकिन ये स्पेशल अधिवेशन है 1920 ईस्वी में सितंबर में। तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट की बात है, याद करने की बात है कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सितंबर 1920 ईस्वी में हो ही नहीं सकता। ये गांधी जी के कहने पर, गांधी जी की विशेष काल पर सितंबर 1920 ईस्वी में ये अधिवेशन आहूत किया गया था। यहाँ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। अब आ जाइए दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन या वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था। ये आपका कोलकाता है। अब ये आपका नागपुर है। यहाँ इसके अध्यक्ष बी राघवाचार्य थे। यहाँ कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाने की अनुमति प्राप्त कर ली थी, अर्थात कांग्रेस की कार्यकारिणी ने ये प्रस्ताव गांधी जी का स्वीकार कर लिया था कि असहयोग आंदोलन देश में चलाया जाएगा दिसंबर 1920 ईस्वी। इसीलिए 21 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ माना जाता है। तो देखो भाई, असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है क्या? आ माने नहीं, सहयोग माने सहयोग। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी अंग्रेजों के किसी भी कार्य में सरकार का सहयोग, अंग्रेजी सरकार का हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। करते भी लोग रहे तो देखो, स्कूल, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया बच्चों ने, टीचरों ने पढ़ाना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो ये सारी चीज़ें करते रहे। असहयोग आंदोलन पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने लगा। ये जन आंदोलन बन गया और तमाम तरीके के इसमें शहरों में आंदोलन, ग्रामों में आंदोलन, इसके अलग अलग अर्थ लिए गए। लेकिन गांधी जी ने अपने शब्दों में जो हिंद स्वराज उन्होंने लिखी है पुस्तक 1909 में, वो तो उसमें उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि अगर हम अंग्रेजों का सहयोग ना करें तो निश्चित रूप से हम 1 साल में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ये गांधी जी का लक्ष्य था। और एक घटना और आ जाती है इसमें, चौरी चौरा। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 ईस्वी की घटना है। हो ये जाता है जब असहयोग आंदोलन अपने उत्कर्ष चरम पर पहुंच रहा था, चोटी पर था, उसी समय गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस थाने में आंदोलनकारी 21 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला करके मार देते हैं। यहाँ पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया या होल्ड ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। गांधी जी की इस पर बहुत ही आलोचनाएं भी हुई। इस पर गांधी जी की बहुत आलोचना भी हुई, कांग्रेस में आलोचना हुई। और आलोचना के कारण 1923 ईस्वी में कांग्रेस में से ही एक स्वराज पार्टी बनी और इसका मत अलग था गांधी जी से। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और पंडित मोतीलाल के नेतृत्व में की गई थी 1923 में। इन स्वराजवादी पार्टियों का, पार्टी वालों का ये कहना था कि हम उनको, अंग्रेजों को उनके साथ मिलकर के ही सहयोग प्राप्त करके और हम सरकार में शामिल होकर के ही देश में स्वराज स्थापित कर पाएंगे। तभी इन्होंने अपनी पार्टी का नाम स्वराज पार्टी रखा। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और उन्होंने इसके बारे में एक वाक्य भी कहा था कि हम शेर को उसकी मांद में जाकर ही पराजित कर सकते हैं। ये चित्तरंजन दास का
स्लोगन था कि हम शेर को उसकी मांद में जाकर ही परास्त कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई 1923 में, और वो अंग्रेजी सत्ता में शामिल हुए सरकार में। ये एक विवाद की बात आई है। उसके बाद में एक घटना और है यहाँ 1924 ईस्वी की। 1924 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में राजू नाम के एक नेता ने, जो गांधीवादी नेता थे और चमत्कारी भी नेता थे, उनके नेतृत्व में वहाँ आंदोलन किया गया, और वो अजीबोगरीब आंदोलन था आंध्र प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में, और उनको 1924 में गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया या शूट आउट कर दिया। इसके बाद की घटना एक और आती है, दो घटनाएं हैं। ये घटनाएं 1928 ईस्वी की हैं। 1928 ईस्वी में वारदौली में एक किसान आंदोलन हुआ था। यहाँ वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, और यहाँ नो टैक्सेशन की अपील की थी। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने दोनों ने मिलकर यहाँ क्या किया था कि किसानों से कहा था, वहाँ सूखा पड़ गया था, कैद खाना था, तो वहाँ किसानों के पास धन की कमी थी, तो गांधी जी ने और वल्लभ भाई पटेल ने दोनों ने मिलकर ये आंदोलन, बारदौली किसान आंदोलन खड़ा किया, और किसानों से कहा आप किसी भी प्रकार का कर अंग्रेजों को ना दें। ऐसा ये आंदोलन था, और यहीं पर वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के कहने पर बारदौली की महिलाओं ने सरदार का सरनेम दिया था। यहीं से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल के नाम से विख्यात हुए। 1928 ईस्वी से गांधी जी के आह्वान पर ही बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सदा सरदार कहा था, सरदार की उपाधि मिली। अब इसी में 1928 ईस्वी में ही आज के साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था। ये साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया। ये कैबिनेट मंत्री थे वहाँ साइमन, और इसमें जितने भी सदस्य थे एक भी भारतीय नहीं था। और जबकि ये रिपोर्ट भारतीयों के लिए प्रस्तुत करने आया था, जब एक भी इसमें भारतीय नहीं था, तो सारे ब्रिटिश के सांसद, ब्रिटिश के मंत्री, भारत सचिव, ये सब इसमें शामिल थे, लेकिन भारतीय कोई भी शामिल ना होने के कारण तो भारत वालों ने इसका पुरजोर विरोध किया भारतीय लोगों ने। और सबसे पहले ये कमीशन लाहौर आया था, 1927 में बना था, 1928 में भारत आया था, और सबसे पहले इसका विरोध लाहौर में किया गया था। लाहौर में विरोध का जो नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय कर रहे थे, और लाहौर का जो उस समय पुलिस कप्तान था सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को इतनी लाठियां मारी कि अंत में लास्ट में जाकर के सरदार पटेल का उन जख्मों के कारण निधन भी हो गया था। ये साइमन कमीशन से ही घटना जुड़ रही है। उन्होंने वहाँ एक बात भी कही थी कि हमारे ताबूत में ठोकी गई एक एक कील अंग्रेजी साम्राज्य का फॉल डाउन का कारण बनेगा। तो ये आपका बारदौली है। अब हम सीधे आते हैं, एक और घटना मेंशन कर दें। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अविभाज्य भारत में भारत का अंग था, वर्तमान में पाकिस्तान का अंग है। रावी नदी के किनारे बसा हुआ बड़ा शहर है। यहाँ 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का, क्योंकि यहाँ से कई ऐतिहासिक तथ्य निकल के आए हैं। और यहीं से सबसे पहले कांग्रेस ने 1929 ईस्वी लाहौर में ही कांग्रेस की कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित किया और नारा लगाया पूर्ण स्वराज का, संपूर्ण आज़ादी का नारा लगाया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंट का नारा यहाँ से लगाया। तो इसी घटना को संदर्भ लेते हुए 26 जनवरी 1930 ईस्वी में संपूर्ण भारतवर्ष में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था।
सारी स्कूल कॉलेजेस पे या जो देसी संस्थाएं थी या जो लीडर्स थे, आंदोलनकारी नेता थे भारत के, आज़ादी के वीर सपूत जो थे, उन्होंने जगह जगह झंडे लगाए, वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाया। ये घटना इससे पहले कांग्रेस ने 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी और यहाँ से कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये दो घटनाएं जो हमने आपके सामने चर्चा में की लाए। अब हम आ जाते हैं सीधे इस डेट के ऊपर। हमने क्रमशः आपको टाइमलाइन बताया। अब 1930 ईस्वी में हम लोग आ जाते हैं। ये 1930 ईस्वी में आ जाते हैं और यहाँ हमको मिलता है CDM, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, हिंदी में कहें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। यही आपके कोर्स में अंत तक है। वैसे गांधी जी का अंतिम आंदोलन जो है वो भारत छोड़ो 1942 ईस्वी है। वो 10th की CBSE की पुस्तक में नहीं है, कोर्स में नहीं है। तो देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती से दांडी मार्च किया। ये मार्च में इनके साथ 78 लोग थे। गांधी जी स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी के बड़े पुत्र भी इसमें शामिल थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास गांधी। तो यहाँ जो थे उनके एक पुत्र बड़े हरिलाल गांधी, मणिलाल, हरिलाल, रामदास और देवदास गांधी। तो उसमें से मणिलाल यहाँ शामिल थे। ये लगभग 224 मील दूरी थी साबरमती से दांडी की। 24 मील डेली ये लोग चलते थे। 10 दिन में यात्रा पूरी की थी। और ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में गांधी जी दांडी पहुंचे। दांडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबाला और उस पानी उबाल करके नमक बनाया और अंग्रेजों के कानून को तोड़ा। तो इस घटना को भारतीय इतिहास में नमक तोड़ घटना भी कहते हैं। और ये घटना 12 मार्च से गांधी जी ने साबरमती आश्रम से प्रारंभ करके दांडी मार्च किया था। दांडी पहुंचे थे, वहां समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाया था और नमक बना करके अंग्रेजों का कानून तोड़ा था। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, डिस्प्यूट नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे। असहयोग आंदोलन का मतलब ये था। असहयोग या आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुख्य अंतर यही है। आंदोलन दोनों एक ही थे, लगभग जन आंदोलन थे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये शामिल कर दिया था गांधी जी ने, हम अवज्ञा करेंगे, अर्थात अंग्रेजों की आज्ञा नहीं मानेंगे, राज्यादेश नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे। असहयोग आंदोलन में कानूनों पर चलते हुए अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ इतना अंतर है कि अंग्रेजों का सहयोग भी नहीं करेंगे और कानूनों का भी उल्लंघन करेंगे, उनकी आज्ञा भी नहीं मानेंगे। यही गांधी जी ने नमक बना करके और अंग्रेजों के कानून को तोड़ा। अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना? बहुत सारी वस्तुएं थी। देखो, नमक पर उन दिनों सरकारी कब्जा था, अधिकार था। नमक कोई दूसरा नहीं बना सकता था और नमक पर कर लगाया जाता था। और नमक एक ऐसी आवश्यकता की चीज है जिसको अमीर और गरीब बराबर क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है। इसमें नमक में कोई ही कम और ज़्यादा इस्तेमाल करने की बात नहीं होती है। अमेरिकन तो नमक पर जब प्रतिबंध लगा हुआ था, कर लगा हुआ था, तो इससे जनता ज़्यादा प्रभावित थी। हर आदमी को नमक चाहिए होता। तो गांधी जी ने नमक जन भावनाओं को ग्रहण करते हुए नमक को चुना था। इसीलिए नमक को उन्होंने तोड़ा था कि नमक को अगर हम चुनेंगे इसके लिए तो संपूर्ण भारत के लोग, अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग,
नौकर पेशा या जो भी व्यवसायी, वो सभी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। इसी में आपने देखा होगा मुंशी प्रेमचंद ने की एक कहानी पढ़ी होगी आपने, नमक का दरोगा। तो उसमें देखो नमक की गाड़ियाँ लदी जाती हैं और फिर उसमें इस तरीके की घटनाएं आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको हमने संक्षेप में, इस पाठ को हमने आपको जो समझाने का प्रयास किया है दोबारा या तिबारा, वो केवल यूटी 1 के लिए कि आपको आपका अभ्यास हो जाए। देखो कोर्स 10th में इस वर्ष बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 10-12 दिन में अगर सही से अध्ययन किया जाए तो कोर्स भी पूरा हो जाएगा और आपको सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो भी समझ आएगा। वह आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।